हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल जैकपॉट नंबर 1। आज का ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग मॉडल सेट का सॉल्यूशन करने वाले हैं। बीबीयू के द्वारा जो मॉडल सेट रिलीज किया गया था, एक सेट, उसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं और कंप्लीट सॉल्यूशन इसका देखेंगे। आप लोगों को बहुत सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज बता दिया गया है, लिखवा दिया गया है। आप लोग उसको सिर्फ कंप्लीट कर लीजिए, टोटल क्वेश्चन वहीं से आने वाला है। जितना ज़्यादा आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा उतना अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। और शॉर्ट के लिए आप लोगों को वीडियो डेली अपलोड हो रहा है, 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, बाकी शॉर्ट के लिए भी टोटल कंप्लीट हो गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने सॉल्यूशन के ऊपर। ये ग्रुप ए है जिसमें हम लोगों को 3 क्वेश्चन रहना है। 3 क्वेश्चन को आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, जिसमें से पहला में 5 क्वेश्चन रहेगा ABCDE करके, एक दूसरा क्वेश्चन रहेगा, एक थर्ड क्वेश्चन, सेकेंड और थर्ड 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए पहला का ए करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक्सप्रेस माइनस आई इन पोलर फॉर्म। इसमें हम लोगों को क्या करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और जब भी पोलर फॉर्म का बात करें ना, इसका मतलब आर और थीटा के अंदर कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म का मतलब यही होता है कि और थीटा का फॉर्मेट। और पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये होता है पोलर फॉर्म में बदलने का फॉर्मेट। तब हम लोगों को क्या फाइंड करना पड़ेगा, आर और थीटा। ये दोनों वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हम लोग फिर इस माइनस आई को इस फॉर्मेट में लिख देंगे। तो देखिए ये जो माइनस आई है ना, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर से कंपेयर कीजिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है, x प्लस आई वाई। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 माइनस 1i। कॉम्प्लेक्स नंबर में इसी माइनस आई को इस फॉर्मेट में लिखा गया है जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, x की जगह पे देखिएगा 0 है और y की जगह पे है -1। तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -1। तो अब हम लोग r का वैल्यू निकालते हैं। क्या, r का जो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो r का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x का वैल्यू देखिएगा 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ये हो गया। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0 प्लस 1, और 0 प्लस 1 क्या होता है, 1। तो अंडर रूट में 1 हो गया और इसी को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो r का जो हम लोगों को वैल्यू निकला वो क्या आ गया, 1। अब हम लोग निकालेंगे थीटा का वैल्यू। देखिएगा ये सब आप लोगों को वहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, ये सब आप लोगों को सॉल्व नहीं करना है क्योंकि आप लोगों को 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। आप लोगों को बता दिया जा रहा है कि किस प्रकार से सॉल्यूशन आप कर सकते हो अगर कोई दूसरा क्वेश्चन दे दिया तो देखिए थीटा का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y अपॉन x। ये फॉर्मूला होता है थीटा निकालने का, जो यहाँ पे दिया हुआ है थीटा और ये थीटा। तो देखिएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y का वैल्यू -1 और x का 0, तो -1/0। और 0 किसी भी नंबर के नीचे रहता है ना तो वो क्या हो जाता है, बताइएगा, नॉट डिफाइंड। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ये इन्फिनिटी का साइन दे दिए हैं बट ये नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो थीटा का वैल्यू नॉट डिफाइंड कब होता है, tan में। tan में थीटा का वैल्यू नॉट डिफाइंड कब होता है, तो वो होता है tan π/2 पे। tan π/2 का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड, राइट, ये होता है। बट हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिएगा, माइनस आई है, माइनस आई माइनस में है। तो अगर हम लोग इस एक्सिस के ऊपर देखें ना, ये होता है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो ऊपर में क्या होता है, पॉजिटिव, और नीचे में होता है नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर ऊपर में बढ़ते जाएगा तो मान लीजिए यहाँ पे आई है तो यहाँ पे 2i, यहाँ पे 3i, पॉजिटिव में जाएगा। और अगर नेगेटिव नंबर रहेगा तो नीचे आएगा -i, -2i, -3i।
तो यहाँ पर देखिएगा कि आई है सो माइनस में है, आई है वो माइनस आई है, इसीलिए हम लोग π/2 ना लेकर के -π/2 लेंगे, क्योंकि एंगल इधर जाएगा अपोजिट में, और जब एंगल इधर आता है तो नेगेटिव साइन आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू निकलेगा ना, वो निकलेगा tan इनवर्स tan -π/2, और tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो थीटा का वैल्यू निकल गया -π/2। तो देखिए आर का भी वैल्यू पता कर लिए, थीटा का भी वैल्यू कंप्लीट कर लिए। अब और थीटा का वैल्यू को यहाँ पे सिंपल सा पुट करेंगे। तो आर का वैल्यू देखिएगा क्या दिया हुआ है 1, कॉस थीटा का वैल्यू क्या आया है देखिए यहाँ पे -π/2, तो यहाँ पे पुट करेंगे -π/2 प्लस आई साइन -π/2, ये आ गया। अब 1 का तो वैल्यू कुछ होगा नहीं, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम लोग उसी प्रकार से लिख देते हैं। और कॉस -π/2 को हम लोग लिख सकते हैं π/2, कॉस -π/2 को लिख सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला आप लोगों को पता रहना चाहिए। कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। अगर कॉस के अंदर में माइनस है ना तो वो प्लस लिख सकते हैं, लेकिन साइन के अंदर माइनस है तो वो बाहर निकल जाता है, इसीलिए ये बाहर आ गया। तो यही फॉर्मूला के थ्रू ना यहाँ पे -π/2 है तो +π/2 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लस आई साइन -π/2, तो ये जो माइनस है इसको हम लोग बाहर कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस आई साइन π/2। जो भी था बेसिक वो सब बताइएगा। अब देखिए जो फाइनल आंसर आप लोगों को लिखना है कि एक्सप्रेस माइनस आई इन पोलर फॉर्म, आप लोगों को सिर्फ ये वाला लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। ये सब आप लोगों को प्रोसेस बताया गया किस प्रकार से सॉल्व होता है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में सिंपल सा आंसर इसको लिखना है, cos π/2 माइनस आई साइन π/2। आप इसको याद भी कर सकते हो, राइट, याद कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं क्या है सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर बी 1 का बी है, उसमें है क्वेश्चन डिफाइन इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन को डिफाइन करना है, तो ऐसा फंक्शन जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उसी को क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन। या फिर ऐसा फंक्शन जो 1 हो और ऑन टू हो उसको बोला जाता है इन्वर्टिबल फंक्शन। इसीलिए आप लोगों के लिए 2 डेफिनेशन को बताया गया है। पहला देखिए कि द फंक्शन हुज इन्वर्स एग्जिस्ट इज कॉल्ड इन्वर्टिबल फंक्शन। मेन डेफिनेशन यही होगा कि इन्वर्टिबल फंक्शन किसको बोलेंगे, जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर ये भी दिया हुआ है द फंक्शन विच इज 1 और ऑन टू, ऐसा फंक्शन जो 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो उसे के भी हम इन्वर्टिबल फंक्शन बोलेंगे। तो आप ये दोनों में से किसी को भी याद कर सकते हो जो आप लोगों को आसानी लगे। 1 का सी देखिए दिया होगा डिफाइन रो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तो रो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब होता है ना कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो होता है। लीनियरली इंडिपेंडेंट रो अभी बता नहीं सकते क्योंकि उसके लिए अलग टाइम लगेगा। तो अभी सिर्फ इसका डेफिनेशन आप लोग समझ लीजिए कि द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो इन ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो होता है उसी को बोला जाता है रो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। सिर्फ इसको याद करना है, अभी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 1 का क्वेश्चन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर डी बोल क्या रहा है कि व्हाट इज ट्राइवियल सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस सॉल्यूशन। सिर्फ समझना है कि ट्राइवियल सॉल्यूशन क्या होता है, इससे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो ट्राइवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ऐसा सॉल्यूशन ना जिसका जीरो सॉल्यूशन हो, सिंपल सा कि द सॉल्यूशन विच हैज जीरो सॉल्यूशन। और आप लोग जब लिखिएगा तो जीरो सॉल्यूशन को हाईलाइट कर दीजिएगा क्योंकि मेन टर्म यही डिनोट कर रहा है। तो लिखिएगा द सॉल्यूशन विच है जीरो सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्राइवियल सॉल्यूशन। अब मान ले कि इसमें क्वेश्चन घुमा दे
ट्रैवल की जगह नॉन ट्रैवियल सॉल्यूशन दे दे तो उसका डेफिनेशन भी आप लोगों को बता दिया गया ताकि आप लोगों का एक भी मार्क्स ना कट सके। द सॉल्यूशन विच हैज एटलीस्ट वन कंपोनेंट नॉन जीरो, अगर एक भी कंपोनेंट नॉन जीरो के बराबर आ जाए तो उसको हम बोलेंगे नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। इसमें सभी का सभी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इसमें एक कंपोनेंट मिनिमम नॉन जीरो रहेगा, सभी का सभी रह सकता है। तो ये साथ में आप लोग नोट कर लीजिएगा कि द सॉल्यूशन विच हैज एटलीस्ट वन कंपोनेंट नॉन जीरो इज कॉल्ड नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। देखते हैं 1 का क्वेश्चन नंबर ई। तो इसमें बोल रहा है डिफाइन ऑर्डर्ड बेसिस, ऑर्डर्ड बेसिस को डिफाइन करने बोला है। तो ऑर्डर्ड बेसिस भी क्या है, एक प्रकार का बेसिस ही है। क्या है, बेसिस भी है। तो इसका जो डेफिनेशन होगा पूरा क्लियर वाला, वहाँ पे जो दिया हुआ है ना सेट में, वो कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है, उससे 1 मार्क्स नहीं मिल सकता है। लेकिन जो आप लोगों को यहाँ बताया जा रहा है इसमें आपसे पूरा मार्क्स मिलेगा। सबसे पहले लिखिएगा कि लेट भी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ। ये भी है सो वेक्टर स्पेस होगा कहाँ पे, फील्ड एफ के ऊपर। तो एन ऑर्डर्ड बेसिस एस ऑफ ए वेक्टर स्पेस भी एफ, इसको क्या बोलते हैं, भी एफ या भी ओवर एफ, इज ए बेसिस विथ ए फिक्स्ड ऑर्डरिंग ऑफ द एलिमेंट ऑफ एस। इसका कहने का मतलब ये होना कि जो भी ऑर्डर्ड बेसिस होता है वो डिफाइन होता है किसके ऊपर, वेक्टर स्पेस के ऊपर। इसीलिए यहाँ पे मेन लाइन में लिख दिया गया है वेक्टर स्पेस कि भी है तो कोई वेक्टर स्पेस है फील्ड के ऊपर। तो जो ऑर्डर्ड बेसिस होता है ना वो फिक्स ऑर्डरिंग का सेट होता है। जैसे एग्जांपल में लीजिए कि अगर एस नाम का कोई बेसिस है, ऑर्डर्ड बेसिस, तो उसके अंदर एलिमेंट है A1, A2, A3 और A4। तो इसका जो एस है ये है क्या, ऑर्डर्ड बेसिस। इसका एलिमेंट है A1, A2, A3, A4। तो इसका हम लोग ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे A1 की जगह पे A2 नहीं ला सकते, राइट। तो इसी को बोला जाता है ऑर्डर्ड बेसिस। वही लिखा गया है कि बेसिस विथ ए फिक्स ऑर्डरिंग ऑफ द एलिमेंट ऑफ एस। एस का जो भी एलिमेंट होगा वो फिक्स होगा। अब आप इसके जगह पर ऐसा नहीं लिख सकते एस को A2, A1, A4, A3, ये गलत हो जाएगा। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ऑर्डर है सो फिक्स रहेगा, उसी को बोला जाएगा ऑर्डर्ड बेसिस। सिंपल सा। तो जो कंपलसरी क्वेश्चन में 1 था, 1 का 5 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेकेंड को अगले पार्ट में, तब तक आप लोग इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए।